नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें और शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े संशोधन विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे जनहित से जुड़े कई सवाल। एसआईआर पर आज भी संसद में गतिरोध के आसार, तो वहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। काशी में फिर गूंजेगी तमिल संस्कृति। काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत आज से। तमिलनाडु से लगभग 1,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 390 लोगों की मौत। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत पहुंचा रहा है लगातार मानवीय सहायता। और रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयास तेज। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आज पुतिन से करेंगे मुलाकात। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हो सकती है चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस विधेयक को पारित करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े इस संशोधन विधेयक को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज संसद के उच्च सदन में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 में क्या है और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, इसे समझते हैं। आपको बता दें कि 1944 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस इसमें करने की कोशिश की गई है, जिसके जरिए महंगे होंगे तंबाकू और उससे जुड़े सभी उत्पाद। वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लागू है। संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान भी रखा गया है और कर नियम बदलने पर भी सरकार को राजस्व इसके जरिए मिलता रहेगा। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% जीएसटी दर लागू है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज केरल और बिहार में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केरल में एसआईआर के खिलाफ सीपीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को टालने की मांग की है। मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है। वहीं बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। और अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज भव्य शुभारंभ हो रहा है। पिछले 3 संस्करणों की भांति इस संस्करण में भी तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। तमिलनाडु से आने वाले 7 डेलीगेशन में शिक्षक, कृषक, विद्यार्थी, उद्यमी और साहित्य शिल्प से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। इस बार काशी तमिल संगमम का उद्देश्य है तमिल कर कलाम, यानी आओ तमिल सीखें पर रखा गया है। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनीष वाजपेयी की ये रिपोर्ट। ये स्वागत, ये सम्मान, ये भावनाओं का आदान प्रदान। बाबा विश्वनाथ की धरती काशी पर रामेश्वरम तमिलनाडु से आए इन तमिल भाई बहनों का स्वागत हो रहा है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज शुभारंभ हो रहा है, जिसके लिए पहला जत्था 1 दिसंबर की मध्यरात्रि विशेष ट्रेन से बनारस के मडुआडीह स्टेशन पर उतरा। चेहरों पर खुशी बता रही है कि अतीत से आज की कोई कड़ी जुड़ रही है। कुछ खोया हुआ था जो आज मिल रहा है। भारत अपने भारत से जुड़ रहा है। काशी और तमिल जो एक हो रहा है, एक मिलन हो रहा है, पहले से भी एक था, लेकिन और उसमें गठबंधन में बहुत प्रगाढ़ आ रहा है। आदरणीय हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि इसमें जरूर भागीदारी, मिलन में भागीदारी जरूर होना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात आज देखा तो साउथ से सब लोग आवा तो, और माननीय मोदी जी भी जब आवलन तो भोजपुरी में रंग लिया देवलन, और हम लोग कई माटी के भाषा आज हम लोग देखो तो रात भर जागते। काशी तमिल संगमम जैसे व्यापक और बृहद कार्यक्रम की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम ने जो सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्तों की नींव उत्तर और दक्षिण के बीच रखी थी, वो लगातार मजबूत होती जा रही है। लगातार अलग अलग संस्करणों में तमिलनाडु से अलग अलग ग्रुप, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, आध्यात्मिक जन, साहित्य और शिल्प से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार भी ऐसे 7 ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें 1400 प्रतिनिधि शामिल हैं। ये ग्रुप वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के दर्शन करने के साथ काशी में मुख्य कल्चरल और स्पिरिचुअल जगहों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, केदार घाट, सारनाथ और तमिल हेरिटेज पॉकेट्स का दौरा करेंगे। काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन हो रही है और इसमें 7 अलग अलग डेलीगेशन तमिलनाडु से आएंगे। लगभग 1800 डेलीगेशन आएंगे और ये 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक यहाँ गंगा के तट पर नमो घाट पे इसका आयोजन हो रही है। इस साल का जो काशी तमिल संगमम है, इसका थीम है तमिल कर कलाम, यानी आइए हम तमिल सीखें। यही इसका इस साल का जो थीम है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में पहला जत्था आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जो गाड़ी चली थी, उसमें स्टूडेंट्स आए हैं और ये 216 की संख्या में हैं। इनके साथ 50 शिक्षक भी आए हैं और इन स्टूडेंट्स की 4 दिनों की यहाँ पे जर्नी रहेगी। आज दोपहर के बाद काशी के पवित्र नमो घाट पर आयोजन का औपचारिक शुभारंभ एक भव्य सांस्कृतिक माहौल के बीच होगा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पुडुचेरी एवं तमिलनाडु के राज्यपाल भी शामिल होंगे। हम कह सकते हैं कि काशी की धराधाम पर यहाँ पर काशी तमिल संगमम का जो चौथा संस्करण है, उसकी एक तरीके से शुरुआत हो रही है, क्योंकि पहला जत्था यहाँ पर पहुंच चुका है और इस जत्थे में लगभग 250 प्रतिभागी शामिल हैं, जिसमें कि विद्यार्थी हैं, उनके साथ शिक्षक हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं। चौथे संस्करण में खासा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि तमिल करिकुलम, यानी कि आओ तमिल सीखें, और इसीलिए यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं जो कि लगातार 13 दिनों तक अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर बच्चों को तमिल सिखाएंगे और छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाना सिखाएंगे। और ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और ये परिणाम है, ये नतीजा है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ मनीष वाजपेयी, DD न्यूज, वाराणसी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट,
लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर सचिन। अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह से आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 390 तक पहुंच गई है। वहीं 352 लोग अभी भी लापता हैं। पिछले हफ्ते आए इस तूफान ने भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ देश में एक दशक की सबसे भीषण बाढ़ और भूस्खलन किए, जिससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत ने हवाई और समुद्री मार्ग के माध्यम से अब तक 53 टन राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई है। साथ ही द्वीपीय देश में फंसे हुए 2000 से अधिक भारतीयों को वापस स्वदेश लाया गया है। और कोलंबो से डीडी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर अहमद फारूकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समझना चाहेंगे, देखिए अहमद, क्योंकि भारत ने एक तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर मानवीय सहायता श्रीलंका को भेजी है, जिसका श्रीलंका की जो सरकार है उन्होंने आभार भी जताया है, लेकिन ये प्रयास और ज़्यादा तेज कर दिए गए हैं। वर्तमान स्थिति क्या है अभी? पराक्रम, देखिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स जो HADR की हम आजकल सुनते आ रहे हैं, जिसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। सागर बंधु के ऑपरेशन के अंडर भारत की तरफ से NDRF की 2 टीमें यहाँ पर 2 टुकड़ियां अलग अलग जगह अपने काम को निभा रही हैं। एक पुतलम जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ग्रस्त स्थिति है, और दूसरी तरफ भूस्खलन जैसी जो स्थिति है पुतलम बदुल्ला जैसी जगहों में, वहां पर एक और टीम वहां पर काम कर रही है। अब तक के हमने देखा है कि भारतीय वायुसेना अपने हेलीकॉप्टरों को लगाए हुए है और काफी सॉर्टीज उन्होंने की हैं, और कल हमने देखा कि 96 लोगों को एक जगह से उनको रेस्क्यू किया गया था। एक और मर्तबा हमने देखा कि 43 लोगों को एक जगह से रेस्क्यू किया गया था। तो इस तरीके से 150 से ज्यादा लोगों को एक साथ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने अब तक रेस्क्यू किया है। और फ्लड्स की जो जब बात करते हैं तो NDRF की टीमें लगातार निरंतर रूप से काम कर रही हैं, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं, रिलीफ मटेरियल उनको, जो लोग जो फंसे हुए हैं, जो आमतौर पे जो रास्तों की जो कनेक्टिविटी से कटे हुए हैं, उन तक पहुंच के वो राहत की सामग्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कल मैं बदुल्ला में NDRF की एक टीम के साथ ही मैं जुड़ा हुआ था। वहां पर ऐसी स्थिति है कि मोबाइल कनेक्टिविटी कटी हुई है, पावर लाइंस डाउन हैं, और ऐसी स्थिति में रास्ते भी टूटे हुए हैं। वहां पर NDRF की एक टुकड़ी वहां पर जाके उन्होंने लैंडस्लाइड जहां हुआ है, भूस्खलन होने पर 5 फीट के मलबे के नीचे से एक शव को उन्होंने बरामद किया, और भी वहां पर एक्टिविटी अभी भी जारी है जैसे हम बात कर रहे हैं। भारत काफी हद तक महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, और ऐसे में श्रीलंकाई लोगों की सहायता करते करते भारत के जो यहाँ पर पर्यटक जो आए थे, जो स्ट्रैंडेड थे, उनको तक भारत ने नहीं भूला, और उनको एयरलिफ्ट करके जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे, जो एयरक्राफ्ट थे, चाहे वो त्रिवेंद्रम गए या हिंडन गए, उनको भारत यहाँ से लेके गया है।
श्रीलंका से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए पराक्रम, भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायका से भी फोन पे बात की और इन सब चीजों को व्यक्त किया और ये भी बताया कि भारत और भारत के लोग खड़े हुए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं श्रीलंका की इस ऐसी परिस्थिति में और हर तरीके से मदद की जा रही है और इसको आगे भी ऐसे ही बढ़ा के रखा जाएगा। पराक्रम बिल्कुल अहमद, भारत एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी धर्म अपना निभा रहा है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर विषम परिस्थिति में भारत और भारत के लोग श्रीलंका के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये समझा जाए कि अब चक्रवात दितवाह का जिस तरीके से एक असर था वो संभवतः कुछ कम हुआ है और हालात अब सुधार की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं? पराक्रम देखिए, जो साइक्लोन था वो अब चक्रवात की रूप से अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है जी। लेकिन यहाँ पर उसका इम्पैक्ट काफी कम हो गया है। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश में हालांकि अभी भी कुछ हद तक फोरकास्ट है कि थोड़ी बहुत बारिश होगी जो उत्तरी और उत्तरी पूर्व इलाकों में, लेकिन उतनी ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है जैसे 3-4 दिन पहले हुआ करती थी। लेकिन ये मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जो नदियां हैं, नदियां फ्लड लेवल तक पहुंच चुकी हैं। इनफैक्ट जो कोलंबो के पास जो स्थित है नदी केलनी रिवर जिसको कहते हैं, वो काफी गंभीर रूप से वो खुल चुकी थी, उफनती हो गई थी, उफन के एकदम स्पिल ओवर के लेवल तक आ चुकी थी। तो लो लाइंग एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको ये एक वार्निंग दी गई थी कि वो वहां से हट जाए, उनको वहां से निकाला गया, उनको रेस्क्यू करके शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। एक तो ये परिस्थिति है। दूसरी चीज यह है कि जहां पर भूस्खलन हुआ है वहां पर सेकेंडरी केविन होने की संभावना है। तो जहां पर लोग मौजूद हैं उनको भी बताया जा रहा है कि वो वहां से हट जाएं और वो हिफाजत की जगह, एक जगह जहां पर वो सेफ हो सके वहां पर वो जा पाए और रह पाए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चक्रवात का इम्पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो फ्लड सिचुएशन है और भूस्खलन की जो स्थिति है ये अभी भी मौजूद है। और तीसरी चीज आती है, जो फ्लड सिचुएशन की वजह से वाटर बोर्न डिजीजेस होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी एक चेतावनी दी जा रही है अभी के लिए। तो ये परिस्थितियां अभी फिलहाल मौजूद हैं। तो भारत यहाँ पर काफी हद तक मदद कर रहा है। जो मेडिकल टीम्स हैं वो तो प्रोवाइड कर ही रही हैं अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, लेकिन श्रीलंकाई लोकल अथॉरिटीज जो है वो भी यहाँ पर साथ में जुड़े हुए हैं। हाइब्रिड मॉडल के तौर पे भारत और श्रीलंका दोनों साथ में मिलकर काम करके यहाँ पर स्थिति को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राकम ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का पालन करता है और उसी का उदाहरण देते हुए भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए तमाम सारी सहायता उपलब्ध कराई है। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए मानवीय सहायता भारत लगातार पहुंचा रहा है। और अब बात भारत की करते हैं। चक्रवात दितवाह के प्रभाव से चेन्नई और आसपास के जिलों में लगातार भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें, राजमार्ग और कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लुर में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। कावेरी डेल्टा में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिस पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तत्काल मुआवजे के निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु में अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से पहले शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश में कोहरे की स्थिति का अनुमान जताया है। पहले से ही राज्य तमाम शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है। वहीं मनाली में तापमान 0 तक जा चुका है। आने वाले दिनों में मौसम के और सर्द होने का अनुमान है। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल कॉम्बैट
लॉन्च कर अपनी प्रबल क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। तेज गति, अद्भुत सटीकता और प्रबल विनाशकारी शक्ति से लैस ब्रह्मोस ने निर्धारित लक्ष्य को बिल्कुल सही निशाने पर भेदा, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं में निरंतर हो रहे सशक्तिकरण की पुष्टि हुई है। यह परीक्षण दक्षिणी कमान द्वारा संचालित किया गया, जो भारत की बढ़ती रक्षा, आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक तकनीक के विकास में हो रही प्रगति का स्पष्ट संकेत है। इस सफलता ने न केवल सेना की तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता और युद्ध तैयारियों को मजबूत किया है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए देश की रणनीतिक मजबूती को भी उजागर किया है। ब्रह्मोस की यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करती है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने अपने मेन्यू में स्वाद के साथ साथ हेल्दी फूड के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है। मैकडॉनल्ड्स ने श्री अन्न का प्रयोग करके मल्टी मिलेट बनाया। इसमें 5 श्री अन्न बाजरा, रागी, ज्वार, पुनर्वा और कोदो का प्रयोग किया गया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी से इस मिलेट बन को विकसित किया है। छोड़े जाते हैं हमारे सहयोगी तपस भट्टाचार्य की इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। एक विदेशी ब्रांड जो अपना रहा है स्वदेशी स्वाद। मैकडॉनल्ड इंडिया लेकर आया है मिलेट से बना नया मल्टी मिलेट बर्गर बन, जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू और पोषण दोनों समाये हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे प्रयोग की कहानी। एक विदेशी ब्रांड में स्वदेशी स्वाद का तड़का मैकडॉनल्ड्स इंडिया लेकर आया है मल्टी मिलेट बर्गर बन, एक ऐसा नया प्रयोग जिसमें वैश्विक स्वाद मिला है भारतीय पौष्टिकता के साथ। यह खास बन मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय मोटे अनाजों बाजरा, रागी, ज्वार, प्रोसो और कोदो की ताकत समाई है। We intensively worked on various health benefits and nutritious advantages of millets. So at that time we have collaboration with the McDonald's to develop a millet based bun. मिलेट्स बन जो एक हम लोगों ने इनोवेट किया CSIR के साथ और CFTRI के साथ। ये जो हम लोगों ने शुरू किया, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विजन था कि इसको हम उनके विजन से अलाइन था कि हमें अपने देश में एक इंटरनेशनल हब बनाना है मिलेट्स का। कभी पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे ये अनाज अब ग्लोबल फास्ट फूड कल्चर में अपनी जगह बना रहे हैं। ग्लूटेन फ्री, पोषक तत्वों से भरपूर और पर्यावरण के लिए भी बेहतर मिलेट्स को अब भविष्य का स्मार्ट अनाज कहा जा रहा है। ये सारा मिलेट जो आता है हमारे सारे सराउंडिंग स्टेट से आता है, जो कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है। तो वी रियली फील वेरी प्राउड कि हम आज इसको लोकल बनाया है और ये पूरे इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। इस मिलेट बन में लगभग 22% हिस्सा भारतीय मिलेट्स का है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स उन चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन में से एक बन गया है। भारत के प्राचीन अनाज अब आधुनिक खान पान की परिभाषा बदल रहे हैं। Generally, while preparing the bun, wheat flour is commonly used. So the protein content of that one is around 8 to 10%. But we have replaced the wheat flour 22% millet flour we have used in place of wheat flour. तो अब बर्गर में भी स्वाद है भारत का। मैकडॉनल्ड का ये कदम न सिर्फ नवाचार की मिसाल है, बल्कि मेक इन इंडिया की भावना को भी आगे बढ़ाता है। यानी मैक्स स्वदेशी जब ग्लोबल मिला लोकल से। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।